ऐसा समझते हैं कि समूह यह केवल मनुष्यों को ही एक साथ लाने का प्रकार है, टीम ये केवल मनुष्यों की होती है, तो हमारी धारणा मुझे लगता है बहुत बुरी है। यानी ये पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। अगर हम टीम को समझना है तो हमें सृष्टि में देखा, हमें देखना होगा कि ईश्वर ने इस सृष्टि में कितने प्रकार की टीम बनाई है, कितने प्रकार के समूह बनाए हैं। उदाहरण देती हूँ, छोटा सा और सुंदर उदाहरण है। आपने एक वृक्ष को देखा होगा, और एक वृक्ष को जैसे ही हम देखते हैं वो एक परफेक्ट टीम है। कैसे? क्योंकि आप देखिए, जड़ों का अपना काम है, तने का अपना काम है, पेड़ की शाखाएं हैं उनका अपना काम है, और उसके साथ साथ जो फल है या पत्ते हैं उनका अपना अपना काम है। हर एक को अपना अपना काम दिया है, और वो सारे लोग एक व्यवस्थित जिसको हम कहते हैं कि सुचारू रूप से एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में एक सुंदर काम कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आम का एक पेड़ है और उसके आम बड़े रसीले हैं, बड़े मधुर हैं। तो क्या कभी हम ऐसा कहते हैं कि ये आम का पेड़ है, इसके फल तो मैंने बहुत है, बहुत ही मधुर फल है, बहुत रसीले फल आम है इसके। एक बार क्योंकि कहाँ मिलता है तो वो रस तो जमीन से जड़े लेती है, अब तभी वो उस तक पहुंचता है, फल बनते हैं। या जो पत्तों का बड़ा महत्व है, तो अभी मैं आम नहीं खाऊंगा, मैं इसके पत्ते या मैं इसकी जड़ खा के देखूंगा, तो क्या वो चिंतन कीजिए, नहीं होगा। हम कभी आम की जड़ नहीं खाते, कभी आम के पत्ते नहीं खाते, हम आम का फल ही खाते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि हर एक का अपना अपना कार्य है। जड़ हमेशा जड़ ही रहेगी, वो जड़ कभी ये इच्छा नहीं करती है कि मैं फल बन जाऊं, क्योंकि प्रत्येक का जो रोल है वो डिफाइंड है। एवरीवन्स रोल इज डिफाइंड, इट कैन नॉट बी चेंज, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड। शरीर का भी है, जो ये पूछा हुआ है आपके स्क्रीन पे है, आर यू अ टीम, यहाँ पर हम इसी प्रश्न की बात कर रहे हैं। हमारा शरीर जो है उसमें भी बहुत अलग अलग अवयव है, अंग है, और प्रत्येक अंग का अपना अपना काम है, उसकी जगह है, उसका महत्व है। कोई भी एक अंग किसी दूसरे अंग की जगह नहीं ले सकता, वो उसका दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता। जैसे मेरे शरीर में हृदय का एक दायित्व है और मस्तिष्क का एक दायित्व है, वो दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है। कभी अगर मस्तिष्क या ब्रेन में ऐसा सोचता है कि मैं थोड़ा सा हार्ट का काम करके देखता हूँ, ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक अंग का अपना अपना महत्व है। तो फिर हमारे शरीर में यह जो टीम काम कर रही है, क्या हम उससे सुसंगत व्यवहार कर रहे हैं क्या? मैंने जो बोला कि आज हम टीम का और एक अर्थ समझने वाले हैं। यस, आप भी एक टीम है, अलग अलग अंगों की एक टीम है। अच्छा हो सकते हैं, या एक बैड टीम या बुरी टीम आप हो सकते हैं। मेरे पास ऐसा क्या क्या है? तो जो मुख्य तीन बातें हमारे पास है, शरीर, मन और बुद्धि, जिसे बहुत बार बीएमआई कॉम्प्लेक्स ऐसा कहा जाता है, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स। ये है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत बार कॉम्प्लेक्सिटी भी निर्माण करता है। क्या ये एक साथ कार्य कर रहे हैं? क्या ये समूह जैसे कार्य कर रहे हैं, या ये तीनों अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं? मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी बुद्धि क्या अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं क्या? आप सोचिए। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, मॉर्निंग अलार्म। ये मेरा बहुत फेवरेट उदाहरण है, मैं बहुत बार इसे देती हूँ कि बहुत बार हम तय करते हैं कि कल जैसे अभी भैया ने समय बताया था हमें कि सुबह के समय में हम यह तय करते हैं कि मैं 5 बजे उठूंगा या 5 बजे उठूंगी, और अलार्म लगाया जाता है। अब भैया ने तो टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से अलार्म लगने से पहले
बात बताती हूँ। सुबह हम उठते हैं और उठने के मतलब उठते हैं यानी अलार्म बजता है, अलार्म बजता है। और जैसे ही हम अलार्म बजता है हमारी नींद खुलती है, और तब हमारे में जो चीजें हैं BMI, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये तीनों अगर ये टीम में काम नहीं कर रहे हैं, अगर ये अलग अलग है, तो क्या होता है, जो हमारे साथ स्वाभाविक रूप से बहुत लोगों के साथ, मेरे साथ भी होता है, क्या होता है, कल तो रात को सोने में बड़ी देर हो गई थी, अब आज नहीं उठने से भी चलेगा। बुद्धि कहती है नहीं, उठना चाहिए, क्योंकि तुमने अपने आप से प्रॉमिस किया था, तुमने अलार्म लगाया था, तुमने ये सब सोचा था, इसलिए उठना चाहिए। बुद्धि ने कहा उठना चाहिए, मन ने कहा कि आज नहीं, आज ठीक है, 5 से 5:30 हो गए, तो भी मेरे टाइम टेबल में कुछ ज्यादा परिवर्तन तो नहीं होना है। हाँ, आधा घंटा जो मैंने 10 से 10:30 ब्रेक रखा है उसके जगह पर मैं ये एडजस्ट करूंगा, तो मैं 5:30 बजे उठूंगा। और शरीर क्या करता है, शरीर जिसका वह गुलाम है, तो मन का गुलाम है तो मन की बात मानेगा, और अगर बुद्धि का गुलाम है तो बुद्धि की बात मानेगा, पर ज्यादातर शरीर मन की बात मानता है। और हाथ अलार्म पे जाता है, और अलार्म जो है वह बंद हो जाता है। क्या हुआ, हमारा शरीर, मन, बुद्धि ये टीम में काम नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे हम एक टीम में काम कर रहे हैं, तो हम जो BMI कॉम्प्लेक्स है उसको एक साथ लाना बहुत आवश्यक है। और हमारी स्थिति जो है वो बहुत बार इसके जैसी होती है। ये चित्र हमने पहले दिन भी आदरणीय अरविंद जी के सेशन में भी इस चित्र को हमने देखा था कि 5 घोड़े हैं, अर्जुन है, भगवान श्री कृष्ण है, और फिर ऊपर रथ के ऊपर कौन है, तो वो हनुमान जी है। अब देखिए बहुत सुंदर चित्र है ये 5 जो घोड़े हैं वो है हमारे सेंस ऑर्गन्स। अर्जुन जो है वह है हमारा शरीर, कृष्ण जो है वह हमारी बुद्धि, या हम जिसे विवेक बुद्धि कह सकते हैं। और इस रथ के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो है हनुमान जी, जो मन है। देखिए बहुत सुंदर चित्र है ये, इस चित्र को समझने का प्रयास करेंगे ना तो हमें काफी कुछ समझ में आ जाएगा। अब ये 5 घोड़ों की जो लगाम है वह बुद्धि के हाथ में है, विवेक के हाथ में है, तो फिर हमें समस्या नहीं होनी है, क्योंकि यह कार्य जो है वो बुद्धि से चलता है। लेकिन अगर वह 5 घोड़ों को बुद्धि ने, उसके जो पहले दिन भी हमने देखा था, बुद्धि ने अगर उसकी लगाम खींच के नहीं रखी है, तो वह 5 घोड़े 5 दिशाओं में जाएंगे। हम इस पर और चिंतन करेंगे, लेकिन उसके पहले आते हैं, जो रथ के ऊपर बैठे हैं वो हनुमान जी है, मैंने बोला मन है। अगर यह मन विवेक बुद्धि के शरण में है, हनुमान जी को हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी ये भक्त है, ये बुद्धि के ये नारायण के शरण में है। यह मन अगर बुद्धि के शरण में है, बुद्धि के वश में है, बुद्धि के भक्त है, तभी हमारा है वो जिस दिशा जाना है उस दिशा में जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम जानते हैं कि यह जो मन है ये बंदर का काम करती है। आदरणीय दीपक भैया ने जब सत्र लिया था तो हमने जाना था कि हमारा मन कैसा है। तो वो जो श्लोक उन्होंने कहा था कि आदिच मरकट, यानी पहले तो वो मरकट है, बंदर है, उसमें उसने शराब पी है, उसके ऊपर उसको बिच्छू काटा है, ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारी बातें हुई है। तो इतना चंचल वह मन है। तो अब ये देखिए अपने आप के अंदर थोड़ा सा झांक के आपको पूछिए कि हमें कौन ड्राइव कर रहा है, क्या सेंस ऑर्गन्स, हमारे जो ये 5 इंद्रिय है, हमारी आंखें उस चीज के पीछे जा रही है जो देखनी नहीं है, क्या उस तरफ हमें लेके जा रही है? हमारे कान क्या ऐसी बातें सुन रही है जो सुनना ठीक नहीं है? हमारी जिह्वा क्या ऐसे गाने गुनगुना रही है जो गाना ठीक नहीं, या जो ऐसी बातें अनर्गल बातें बोल रही है?
क्या हमारी हमारी जो जिसको हम कहते हैं कि हमारी जिह्वा ऐसी चीजों की चाह करती है जो योग्य नहीं। भगवान, क्या ऐसे ये सुन रहे हैं? तो ये जो पांच इंद्रिय है हमारे, पंच ज्ञानेंद्रिय जिसको हमने कहा है, वो पांचों इंद्रिय हमें अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। क्या इस रथ को पांचों इंद्रिय अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं, या हमारा शरीर केवल आराम मांग रहा है, कुछ कष्ट नहीं करना चाहता है? हमारा मन जो है, वह मन अ, वो भगवत शरण नहीं है, वो विवेक के बुद्धि के शरण में नहीं है। वो हमें अलग अलग इस पर दिखा रहा है। जैसे हम परीक्षा दे हंसते हंसते कार्यशाला लेते हैं, उसमें एक बात कही जाती है कि बहुत बार हम शरीर से एक जगह पर हैं, लेकिन हम मन से कहीं अन्य जगह पर घूम रहे हैं। क्या ऐसा हमारे साथ हो रहा है? हमारी बुद्धि हमें योग्य दिशा में ले जा रही है क्या? क्या ये सारा अलग अलग दिशा में जा रहा है, या वो सारा हमें जा रहा है? यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम बाहर की टीम की बात कर रहे हैं, उससे पहले हम अंदर के टीम की बात करें। इससे टीम का एक अर्थ हम जो ये करेंगे, ट्रेन योर इमोशंस एंड माइंड। क्योंकि जब बाहर की टीम में काम करना है, उसके पहले हमें ये अंदर की टीम को मजबूत करना होगा, तभी हम बाहर की टीम में काम कर सकेंगे। ट्रेन इमोशंस एंड माइंड। आपके जितने भी प्रश्न पिछले 4 दिनों से हम सुन रहे हैं, उन सारे प्रश्नों को अगर हम गौर से देखेंगे, तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारा मन, हमारी भावनाएं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि द जो मन ऐसा अनकंट्रोल्ड है, अनगाइडेड है, वो हमें नीचे के नीचे स्तर में ला सकता है। अगर उसी मन को व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित किया जाए, नियंत्रित किया जाए, तो वो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। आखिर मुक्ति या मन की ही एक स्थिति है। बहुत सुंदर वो कहते हैं, जो आज आदरणीय स्वतंत्र भैया ने प्रारंभ ने ही कहा कि द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिसने कंट्रोल कर लिया, पूरा जगत उसका गुलाम बन गया। इसलिए अपने मन को, जब हम बाह्य टीम की बात कर रहे हैं, इस टीम का, अंतर्गत टीम का और बाहर की टीम का क्या संबंध है, वो भी हम देखने वाले हैं। ट्रेन योर इमोशंस एंड माइंड, ये बहुत जरूरी है। यह जैसे जैसे हम समझते जाएंगे, हम दोनों टीम में काम करते जाएंगे। इंटरनल टीम के बारे में अभी हमने देखा कि इसको जो ट्रेनिंग देना है वो डिफिकल्ट है, पर इसी के माध्यम से हम एक्सटर्नल टीम में काम कर सकते हैं। एक्सटर्नल टीम के बारे में अभी हम जानेंगे कि हम समाज में, परिवार में, अपने शहर में, राष्ट्र में जो देखते हैं, अलग अलग स्तरों पर ये टीम हमें दिखाई देती है। जो जिस व्यक्ति की इंटरनल टीम अच्छी है, वही बाहर की टीम में, एक्सटर्नल टीम में काम कर सकता है। और उसके डायनामिक्स जो बताए गए हैं, ट्रेनिंग, एनकरेजमेंट, एनालाइजिंग एंड मोटिवेटिंग, यह 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण। अब हम जब ये बात कर रहे हैं कि टीम में काम करना, ये कैसे करना है, तो कुछ टीम डायनामिक्स हम देखने वाले हैं। अंदर की टीम के लिए तो हमने देखा, उसके लिए क्या क्या करना है वो भी कुछ समझने का प्रयास किया। अब बाहर की टीम में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, देखिए। एक विद्यार्थी के रूप में, जैसा जो प्रश्न मैंने दूसरी स्लाइड में पूछा था, कि एक विद्यार्थी के रूप में हमें टीम वर्क करने की क्या आवश्यकता है। एक बार ऐसा ही एक सेशन जब हम विद्यार्थियों के लिए ले रहे थे, तो एक बहुत मजेदार प्रसंग हुआ। जैसे ही मैंने ये बोला कि हमें टीम में काम करना चाहिए, तो एक क्लास में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, बड़े नटखट होते हैं। उस एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और उसने मुझे बोला कि दीदी, हम बहुत बार चाहते हैं कि हम टीम में पेपर लिखें, किंतु हमें अलाउ नहीं किया जाता कि हम टीम में पेपर लिखें। तो हमें क्या टीम में करना है और क्या टीम में नहीं करना है, यह भी महत्वपूर्ण है। तो हमने टीम में कैसे काम करना है, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि मैं जब छात्रा थी, इंजीनियरिंग पढ़ रही थी, तब हमारी कॉलेज में जो हमारी एक टीम थी, हम 5 लोगों की एक बहुत अच्छी
चमू थी, उस समय हम ग्रुप कहा करते थे उसको, उसमें इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी विषय में एक्सपर्ट था। तो हम लोग अभी मुझे अगर रोड इंजीनियरिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे समझता नहीं है, लेकिन मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बहुत अच्छा है, तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ के आती थी। और मेरा जो दूसरा क्लासमेट है, जो दूसरी बहन है, वो कुछ पढ़ के आती थी, वो रोड इंजीनियरिंग पढ़ के आती थी, और हम दोनों एक्सचेंज करते थे। तो मुझे उस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी, वो नोट्स मेरे काम में आते थे। तो यह टीम में काम करने के लाभ है। ऐसे ही कुछ फायदे हम यहाँ पे देखेंगे कि एक अकेला व्यक्ति जो कर सकता है, उससे बहुत ज्यादा काम हम टीम में कर सकते हैं। जैसा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं तो बहुत सारी आइडियाज, अलग अलग आइडियाज आती है, अलग अलग स्किल्स, प्रत्येक व्यक्ति के गुण अलग अलग होते हैं, वो उन गुणों का लाभ इनको मिलता है। एक दूसरे से हम सीख सकते हैं, जैसा अभी हमने देखा। इसके इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है कि एक टीम में हमेशा गुणों का गुणाकार होता है, यानी गुण जो है वो बढ़ते जाते हैं। इसके लिए एक बहुत फेवरेट उदाहरण दिया जाता है कि A+B, ये दो, A+B यानी 3 है और B यानी 2 है, तो A+B कितने हो गए? 5 हो गए। 5 का ये जो है 5 का स्क्वायर, और ए मतलब A+B का स्क्वायर, ब्रैकेट में अगर उसको डालते हैं, हम स्क्वायर करते हैं, A² + B² ऐसा होगा। लेकिन अगर हम ये दोनों ब्रैकेट में डालते हैं, A+B ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं, तो क्या होता है? A² + B² + 2AB। तो जो 2AB है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह है, यह हमें मिला हुआ, टीम में काम करने से मिला हुआ लाभ है। और हमारी जो कमियां हैं, या जैसे आप ये कार्यशाला को देख रहे हैं, तो है, प्रत्येक व्यक्ति का रोल डिफाइंड है, कोई गीत गा रहा है, कोई विवेकवाणी ले रहा है, कोई लेक्चर ले रहा है, कोई सूचनाएं दे रहा है। तो हो सकता है कि जो सूचना दे रहा है वो अच्छा गीत नहीं ले सकता, किंतु टुगेदर वी कैन मेक इट, टुगेदर वी आर, एज अ टीम वी आर अ परफेक्ट टीम, क्योंकि हमारे टीम में कुछ गाने वाले लोग हैं, कुछ बोलने वाले लोग हैं, कुछ भाषण देने वाले लोग हैं। ये सारे लोग मिलकर एक बहुत अच्छी टीम, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाता है। और टीम का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग जो है वह है शेयरिंग एंड केयरिंग। इसके माध्यम से हम उस टीम को मोटिवेटेड रख सकते हैं। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम में जो है वो शेयरिंग भी है और केयरिंग भी है। लेकिन जैसे इसके एडवांटेजेस है, वैसे ही इस टीम के सामने कुछ चैलेंजेस भी है। इन चैलेंजेस की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चैलेंजेस हमें प्रैक्टिकली अपने जीवन में भी सामने आने वाले हैं, तो उससे हम बाहर कैसे निकले। देखिए, अकेले व्यक्ति ने कोई भी निर्णय लेना ये बड़ा सहज है, फटक से कोई डिसीजन हो जाता है। लेकिन जब वो डिसीजन पूरे टीम ने मिलकर लेना है, तो उसके लिए हमें काफी समय देना पड़ता है। और इसलिए बहुत बार टीम में डिसीजन मेकिंग जो है, निर्णय की क्षमता जो है, उसे काफी समय लगता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि टीम की जो स्ट्रेंथ है, यानी जैसे इंजीनियरिंग की भाषा में कहते हैं कि जो चेन होती है, उसकी उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके वीकेस्ट लिंक की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर निर्भर करती है। यानी चेन कब टूटेगी, तो उसकी जो सबसे वीक लिंक है वो जब टूट जाएगी तो चेन भी टूट जाएगी। ऐसे ही टीम में होता है। टीम में सारे ही लोग सुपर्ब होंगे, सबकी क्वालिटीज समान होंगी, ऐसा नहीं होगा। तो अलग अलग क्षमताओं के लोग एक साथ आए हैं, और इसलिए उनमें से हो सकता है कि एक आध मेंबर अगर वीक है, तो फिर उसकी जो क्षमता है वो टीम की क्षमता होगी। तब कभी टीम में कंपटीशन आ जाता है, अनहेल्दी कंपटीशन आ जाता है, कुछ इंटरपर्सनल इश्यूज आ जाते हैं। इन सब के प्रति भी हम जब टीम में काम कर रहे हैं, हमें सावधान रहना होगा। अब हम कैसे टीम को निर्माण करेंगे? तो सबसे पहले ऐसे लोगों का चुनाव करना, क्योंकि टीम का जो बेसिक जिसको हम कहते हैं
मुख्य घटक जो है वह है, बेसिक एलिमेंट जो है वह है लोग जो आपका काम करने वाले हैं, जो आपके टीम के मेंबर्स हैं। तो ऐसे टीम मेंबर्स को लाना, जैसे अपनी बात हुई अभी अभी, वो अलग अलग बैकग्राउंड से हो, अलग अलग विचारों के लोग हो, ताकि जब हम किसी भी बात पर चिंतन करें तो सभी दृष्टि से हम उस बात पर, उस इशू पर चिंतन कर सके। इसलिए वो अलग अलग बैकग्राउंड से होना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन ये सारा होते हुए भी इन सबकी एक विजन होना बहुत आवश्यक है। ये विजन क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें सबको एक लक्ष्य की ओर जाना है। तो इसलिए इन सबकी एक विजन होना यह बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे अंतिम बिंदु जो है वो बहुत अच्छा लगा था, कि ये टीम के मेंबर्स जो है उन सेंस ऑफ ह्यूमर होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं टीम में, तब बहुत बार कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जहां पर हमें कुछ गंभीर समस्याएं सामने आती है, कुछ अन जिसको हम कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड बातें सामने आती है, जहां पर कुछ सीरियस ये लेना है। ऐसे समय में अगर हमारे पास उसे लेने के लिए विनोद बुद्धि नहीं है, तो हम हमारी टीम बिखर सकती है। ये सेंस ऑफ ह्यूमर यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब एकदम फालतू के जोक्स क्रैक करना या ये करना। इसका अर्थ है बहुत ही लाइवली हमारे हमारी टीम होनी चाहिए, उनके आपसी संबंध होने चाहिए। अब सबसे पहले जो टीम हमें तैयार करनी है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है लीडरशिप। जो भी टीम तैयार करने वाले हैं, वो टीम शुरू होती है लीडर के साथ में। तो इसलिए प्रत्येक इफेक्टिव टीम के लिए इफेक्टिव लीडर होना बहुत आवश्यक है। वैसे तो चमू ऐसी है कि चमू ऐसी होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर लीडर होता है। यानी वो जब काम कर रहा है तो वो अपने आसपास की संपूर्ण चमू का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो वो जब डिसीजंस लेता है तब भी वो चमू की ओर से डिसीजन ले रहा है। लेकिन फिर भी लीडरशिप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और के बहुत ज्यादा डायनामिक हम कभी और आगे आने वाले सेशंस में उसको और विस्तार से देखेंगे, किंतु आज केवल इसका introduction करते हैं। तो सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, एक आयरिश महिला थी, वो कहती है कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न बट दे आर मेड बाय द प्रेशर ऑफ heroic थॉट्स। इसका अर्थ क्या है? कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो पैदाइशी ही एक लीडर बन के पैदा हो गया और उसमें बहुत सारे ये केवल ईश्वर के बारे में ही सत्य हो सकता है। किंतु ऐसे लोग जो बार बार इस तरीके के विचार करते हैं कि मुझे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, या मुझे अपनी टीम के लिए कुछ करना है, ये जो प्रेशर है, ये उनमें वह लीडरशिप क्वालिटी पैदा करता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह विचार हमें समझना बहुत आवश्यक है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उन्होंने लीडरशिप का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। वो कहते हैं लाइक अ चाइल्ड। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम देखते हैं कि घर में सबसे छोटा सा बालक होता है, वो घर का केंद्र बिंदु होता है या घर का राजा होता है। यानी हम देखते हैं कि जैसे ही एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, पूरा परिवार अगर किसकी ओर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है तो वो बच्चा है। घर में जो कुछ वातावरण बन रहा है, या जो खाने का सामान बन रहा है, या जो बातें हो रही है, वो सारी उस बच्चे के पोषण के लिए अनुकूल, ऐसा वातावरण, ऐसी चीजें घर में हो रही है। क्योंकि वो जो बच्चा है वो लीडर है घर का, वो सबके ऊपर राज कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? जब स्वामी विवेकानंद ये कह रहे हैं कि लीड लाइक अ चाइल्ड, इसका अर्थ ये है कि हम जब लीडरशिप कर रहे हैं तो किसी के में हमारे प्रति ऐसा भाव नहीं आए जो जनरली टीम में होता है, लीडरशिप में भी आ सकता है, कि आ, ये कौन है हमें बताने वाला। ऐसा नहीं होते हुए उस लीडर के प्रति एक अपनत्व, एक प्रेम, एक
इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि जिससे वो जो हम काम कर रहे हैं वो बड़ी सहजता के साथ, तो प्रेम के साथ, स्नेह के साथ हम करें। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा एकदम आइडियल लीडर कौन है, आदर्श लीडर कौन है, तो मुझे एक ही व्यक्ति का नाम मेरे आंखों के सामने आता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। ये चित्र हमने शायद पहले बहुत बार देखा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। इस चित्र को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि सारे जो गोप हैं, उन गोपों ने अपनी अपनी लाठियां गोवर्धन पर्वत को लगा के रखी हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी केवल एक उंगली लगाई है। हम कहते हुए क्या कहते हैं कि भगवान ने अपनी एक छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया, किंतु ये एक्चुअली एक टीम वर्क है। प्रत्येक गोप गोपी ने अपनी अपने हाथ की जो लाठी है वह उसके ऊपर यह पर्वत तोड़ के रखा हुआ है। जब हम टीम में काम करते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस लीडर का वहां होना, उसका मोटिवेशन, उसकी एनकरेजमेंट, उसके प्रेरक व्यक्तित्व के प्रभाव से ही टीम काम करने लगती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग इस व्यक्तित्व विकास कार्यशाला में यह जो सारे व्यक्तित्व विकास के गुण सीख रहे हैं, ये सारे गुण हमारे अंदर कब आएंगे? यह चिंतन जब मेरा चल रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया कि हम तभी विकसित होंगे जब हमें ये पता होगा कि हमें विकसित क्यों होना है, इस विकसित होने के पीछे का उद्देश्य क्या है। ये जब हमारे मन में स्पष्ट होगा तब हमारा व्यक्तित्व विकास बहुत सहजता से, बहुत सुगमता से होगा। इसका अर्थ क्या है? मैं विकसित होते हुए अगर मेरे मन में कोई स्वार्थी भाव है तब मेरा विकास ये अधूरा विकास है। लेकिन मैं विकसित इसलिए हो रही हूँ कि मैं समर्पित हो जाऊं, मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जैसे सीडैक की टीम का उदाहरण मैंने दिया था कि परम जब हो रहा था तो परम 10,000 के निर्माण में प्रत्येक जो साइंटिस्ट था सीडैक का, प्रत्येक जो कंप्यूटर क्षेत्र में तज्ञ व्यक्ति है, वो जब अपना अपना सब कुछ दे रहा था तो उनके मन में एक बात बहुत स्पष्ट थी। ना उनके मन में किसी रेम्यूनरेशन की चाह थी, ना उनके मन में नाम की चाह थी। उनके मन में केवल एक ही चाह थी, मेरे देश के लिए मुझे ये कार्य करना है। एक साइंटिस्ट है जिनकी जीवनी में रही थी, उसमें मैं सुन रही थी, जिन्होंने पोखरण में काम किया था। तो उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया था उस पूरे प्रकल्प में, जैसे जैसे काम हुआ। और वो बातें सारी बताते हुए उन्होंने एक बात कही थी, जो बात कहीं ना कहीं मेरे मन में आज तक है। वो कहते हैं कि देयर वॉज नॉट अ सिंगल सैंडविच विदाउट सैंड। हम इतनी तपती धूप में, रेत में, क्योंकि हम जानते हैं हम सारे राजस्थान के ही लोग हैं लगभग, तो पोखरण में किस प्रकार की रेती है, कितनी गर्म हवा चलती है, उस वातावरण में वो कहते हैं देयर वॉज नॉट अ सिंगल सैंडविच विदाउट सैंड। हमने कभी हमारे नसीब में ऐसा सैंडविच नहीं था जिसमें वो रेती बालू नहीं है। कितनी कठिन स्थितियों में उन्होंने काम किया होगा। लेकिन जब एक महान लक्ष्य हमारे सामने होता है तब हमारे अंदर का जो बेस्ट है वो बाहर आता है। इसलिए जब इस व्यक्तित्व विकास कार्यशाला के अंतिम दिन आज जब हम ये चिंतन कर रहे हैं कि हम हमारा व्यक्तित्व विकसित हो जाए, तब हमने ये चिंतन करना भी आवश्यक है कि ये व्यक्तित्व विकास आखिर किस लिए मुझे चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मुझे इस व्यक्तित्व को विकसित करना है। क्या मैं केवल स्वार्थी विचार करते हुए अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाह रही हूँ, या मैं एक महान कार्य के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने हेतु विकसित कर रही हूँ। मैं मेरा उदाहरण देती हूँ या अन्य केंद्र के अनेक सारे कार्यकर्ता यहाँ पे है उनका उदाहरण देकर विश्वास के साथ कहती हूँ कि जब हम लोग विवेकानंद केंद्र से जुड़े तो हम में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे हम कहे कि विकसित व्यक्तित्व है। ना हमें बोलना आता था, ना हमें गाना आता था, ना हम कॉन्फिडेंस के साथ में दो शब्द बोलने के लिए भी हमें बहुत भय लगता था। ऐसी स्थिति से आज हम सारे लोग एक चमू के रूप में विकसित हुए हैं
और हमारा व्यक्तित्व विकास ये उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है, ये जब हम जानने का प्रयास करेंगे तो हम यही सोचेंगे, यही करेंगे कि हम विकसित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप को समर्पित किया है। तो विकास अगर चाहते हैं तो समर्पण का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस व्यक्तित्व विकास कार्यशाला के अंतिम दिन में, क्योंकि आज ये कार्यशाला पूर्ण होगी, हमारा व्यक्तित्व विकास रुकेगा ऐसा नहीं है, लेकिन इस अंतिम दिन में मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप ये चिंतन जरूर कीजिए कि हमें विकसित क्यों होना है। हमें विकसित इस राष्ट्र के कार्य के लिए होना है। इस राष्ट्र के लिए कुछ महत्तर करने के लिए जब मुझे विकास करना है अपना, तो वो विकास बड़े वेग से होगा, बड़ी गति से होगा, और वो आपको आनंद देने वाला होगा, यह निश्चित मान लीजिए। इसी शुभकामना के साथ मैं रुकती हूँ। धन्यवाद। यहाँ पे हम रुक जाएंगे, किंतु आज के जो टेक होम पॉइंट है उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आप में से जो भी कोई शेयर करना चाहे आपके टेक होम पॉइंट्स, आप कृपया हैंड रेज कीजिए। हाँ जी, हाउ डू यू बिल्ड टीम? आवाज हाँ, उसके मुझे सुनाई। हाउ हाउ टू टू बिल्ड द टीम, या उसमें जैसे, हाँ जी हाँ जी 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 जी, ओके फाइन, आई आंसर योर क्वेश्चन। सबसे पहले जो है टीम बिल्डिंग में महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे मोटिवेटेड लोगों को ढूंढिए, कि वो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को, फिर जैसे हमने 4 बातें देखी थी, ट्रेनिंग, फिर एनकरेजिंग, पहले तो उनको ट्रेन करना, फिर एनकरेज करना, फिर एनालिसिस करना कि हमारे ये टीम मेंबर्स हैं उनका काम कैसा हो रहा है, और फिर मोटिवेशन देना कि वो और अच्छा काम करें। लेकिन इसके साथ साथ हाउ टू बिल्ड टीम में एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि हमें इस टीम के साथ में विजन शेयर करनी होगी। जो आप सोचते हैं, एक अच्छी टीम तभी बनती है जब मैं जो सोचती हूँ वही मेरे टीम मेंबर्स भी सोच रहे हैं। यानी विजन का शेयरिंग, जैसे हमने शुरुआत में एक वीडियो देखा था माननीय एकनाथ जी के जीवन पर, यानी शिला स्मारक की निर्मित पर। उसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि शिला स्मारक की निर्मित के समय में धन जो था उसका अभाव हो गया, और ऐसे समय में माननीय एकनाथ जी ने, जो वो वर्कर्स थे, वो एकनाथ जी की टीम नहीं थे लेकिन वो कार्य कर रहे हैं इसके लिए, इसलिए उन वर्कर्स के साथ उन्होंने ये समस्या साझा की, उनको ये बात बताई, और उन लोगों ने उस समय बिना किसी वेतन, केवल भोजन के ऊपर वह कार्य करने के लिए अनुमति दी। तो यह जो है विजन शेयरिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो टीम बिल्डिंग के लिए मुझे लगता है कि ऐसे कैपेबल लोगों को ढूंढना, उनके साथ विजन शेयर करना, और उन्हें उन्हें एनालिसिस करते हुए मोटिवेट करना, ये सारी बातें महत्वपूर्ण। थैंक यू। ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी। मैम, जैसे आज का टॉपिक टीम वर्क है, तो कई बार हम देखते हैं कि टीम चुनना हमारे जी, हाथ में नहीं होता। जैसे ऑफिस का एग्जांपल है, तो वहाँ बराबर हमें अलग अलग लोगों के बराबर। बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब काम करना पसंद नहीं करते टीम, और उसके वजह से जो दूसरे लोग होते हैं टीम के, वो भी डिमोटिवेट होते हैं और उनसे हम्म, प्रभावित होके। तो ऐसी सिचुएशंस को सही हैंडल है। करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? ऐसी स्थिति में एक आना चाहिए, नॉट इन द कंप्लेनिंग मोड बट विद द कंसर्न। क्योंकि बहुत बार हम जब तो अपने टीम लीडर को, हेलो हाँ जी, हाँ मैम, जैसे बीइंग अ लीडर हमें उस सिचुएशन में हाँ, क्या करना अगर चाहिए? आप और लीडर है, अगर आप लीडर है तो आपको उनका काउंसलिंग करना होगा। क्या समस्या है जिसके कारण आपके टीम मेंबर्स काम नहीं कर रहे हैं? डिमोटिवेटेड, उनका मोटिवेशन कम हो गया, समस्या आ रही है, या वो लेजी है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो आलसी है इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। तो पहले फाइंड आउट द प्रॉब्लम, और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए। क्योंकि अब जो समस्या है वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग समस्या हो सकती है। इसके लिए सबसे पहली बात मुझे लगता है वीरेंद्र जी, ये ध्यान में रखनी होगी हमें कि हमें उनके साथ एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना होगा प्रत्येक टीम मेंबर के साथ कि वो आपके पास खुल जाए। परफेक्ट टीम बनाने के बारे में जो प्रश्न आया उसके उत्तर में भी मैं यही बताना चाहूंगी कि आपका रिलेशन इंटर
टीम मेंबर्स के साथ में आपका रिलेशन जितना दृढ़ होगा उतनी हमारी टीम परफेक्ट बनेगी। मुझे लगता है समय पूरा हो गया, हम अभी इस चर्चा को यही रोकते हैं और आगे आने वाले सत्रों में जरूर इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद थैंक यू। आदरणीय प्रांजलि दीदी। आप सभी की बहुत इच्छा है कि आगे आने वाले सत्रों में भी आपको जोड़ा जाए, तो आगे हमने इसके लिए एकदम अच्छी तरीके से योजना बनाई है। तो मैं योजना देने के लिए, योजना की जो सूचना है वो देने के लिए आदरणीय दिव्या दीदी को निमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर दिव्या जोशी, कार्यस्थान संयोजिका, बीकानेर कार्यस्थान। दिव्या दीदी। धन्यवाद विश्वा दीदी। सभी को नमस्कार। आप सभी ने बहुत ही उत्साह से इस कार्यशाला में भाग लिया। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। पिछले 5 दिनों में हमने पर्सनैलिटी मंत्रा, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट और आज टीम वर्क पर चर्चा की। लेकिन पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व एक बहुत ही एक्सटेंसिव सब्जेक्ट होता है। ये यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब पर्सनालिटी का पार्ट होते हैं। और इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इसे यहां तक सीमित नहीं रखेंगे और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी जोधपुर विभाग सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रत्येक महीने के 2 रविवार व्यक्तित्व से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। और आप सबको जानकर खुशी होगी, क्योंकि आप सब भी चाह रहे थे कि कंटिन्यूटी रहे। तो इसी कड़ी में 6 जून को 2021 को हम व्यक्तित्व से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। और जिस 6 जून को हमें आदरणीय अरविंद जी भट्ट का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और जिसकी सूचना आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी। आप कृपया व्हाट्सएप ग्रुप न छोड़ें। और एक और निवेदन है कि आने वाले सभी सत्रों के लिए कोई अलग से शुल्क नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं है। आप अपने साथ जिन और अन्य व्यक्तियों को जोड़ना चाहते हैं उन्हें भी साथ ला सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने व्यक्तित्व को निखारें। और जैसा आज प्रांजलि जी ने कहा कि परिवार, समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने में आपका योगदान व्यक्तित्व विकास के माध्यम से संभव हो और आप सभी का जीवन सफल हो तथा विवेकानंद केंद्र परिवार में जुड़ने के लिए आपको मैं अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। ओवर टू यू विश्वा दीदी। थैंक यू सो मच दिव्या दीदी। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप ना छोड़ें, ताकि आपको आगे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी दी जाए। तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम शांति मंत्र करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। भारत माता की जय।